वो पूरा हुआ। अभी आपको जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में इतने अच्छे लफ्जों में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टियां अलग अलग है, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिबो नाना बागड़े साहब ने सही बताया। क्या आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सब्र माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, अरे वो बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो कुदाली मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे देखो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, मैंने कुछ नहीं हुआ, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार, अच्छी तरह से मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर हैं, हमारे एमएलसी भी हैं, आमदार भी हैं, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त हैं, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए कि शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के हैं, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर है, नसीम खान साहब, मौलाना नसीम साहब, जिन्होंने अभी तक जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीजें, वो उसके लिए बहुत काफी मेहनत करते हैं। तब से आज तक मैं उनको बहुत नजदीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोइन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी, और इम्तियाज काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीम आबाजी, हाफिज जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी यहाँ बैठे, तमाम हाफिज आलिम जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कुछ जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी आए। मामू देखिए मेरे सामने मामू, तो मामू एक अलग है हमारा, सही बोल रहे तो वैजापुर से भी काफी लोग आए, अखिल सेठ होंगे और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे, उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादी में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते कि देख तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया। ऐसी सारी चीजें बहुत है, बोलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ जरूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगहों में एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारे गांव में 40 एकड़ जमीन है, मैं वहाँ केजी से लेकर तो पीजी तक स्कूल बनाऊंगा। जो केजी का बच्चा आएगा और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ जमीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हूँ। पूरे 70 एकड़ ले लो तो मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे ये कोई तो भी चला लेगा। आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहां रहता था बहुत जमाने पहले। तो लोगों ने बोले ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन बचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहां जो पोर्ट भाड़े करो से पोर्ट भाड़े करो, और बाकी काम भी क्या क्या चलते थे इम्तियाज जलील साहब को और प्रदीप जी को सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ कि और क्या बनेगा वहाँ। तो वहाँ जो बनेगा, वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। आईएएस ऑफिसर से लेके तो 100 ऑफिसर हमारे बैठेंगे। एक पूरे मसले पे माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है, वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर, जैसा हमारा कमिश्नर है वो विभाग का है, पर ये स्टेट का रहेगा। वहां से 3 कंट्रोल हो गए, एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल,
दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन रहेगा, और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ताकि तीनों अगर एक हो गए और G+5 या G+6 अपन वहां आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस भी वहीं बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहां शिफ्ट कर दूंगा। 15 दिन चलेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊंगा। 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी, आज तक नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, लेकिन लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद नहीं तो कुलप तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको उसका अंदर आपके हाथ में चाबी भी देंगे, मान सम्मान से देंगे। सरकार है और ये काम अगले पर वहां वो बहुत दिन नहीं रहेगा, वहां उनका सब डिवीजन ऑफिसर रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा। जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहां एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखे आपने क्या पूरे जो पहले हमारे पास हम 2 लाख रुपए देते थे मदरसे को, स्कूल को 2 लाख रुपए, वो 2 लाख के भी अब आने वाले 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सारे स्कूलों को। हमको कोई मदरसे पे अतिक्रमण नहीं करना है, तो लोग बोलेंगे मदरसे को दे रहे, इसके ऊपर भी सरकार कुछ, तो बिल्कुल नहीं। जिसका है उनको ही रहना, अच्छा रहना, सच्चा रहना, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनियाई तालीम भी आना बहुत जरूरी है। और दुनियाई तालीम इसलिए बता रहा हूं, दीनी तालीम तो हमारा हक है, वो हमारे यहाँ है, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला के बीच में, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन कुछ दुनियाई तालीम ऐसी है कि वो पढ़ने के सिवा वो भाषा, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है यहाँ की, लेकिन दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो एजुकेशन आना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े काम है, बहुत बड़े काम नहीं है, छोटे काम है, ये सारे काम जो करने के लिए जो लगता है हमको, वो सारी चीजें दी जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं। मैं नागपुर गया था, हमारे सदर साहब ने बताया अभी हज कमेटी के, वहां की हज कमेटी के सामने एक दूसरा ही कोई बना हुआ था। मैं बोला ये तो गलत बात है, वहां के कमिश्नर को बुलाया, सरकार के हमारे ऑफिसर को बुलाया, और उनको बुला के मैंने उसी दिन ऑर्डर किया कि मैं मुंबई जाने से पहले यह ऑर्डर होना चाहिए कि वो नागपुर हज कमेटी को सामने की जो 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन है वो तुमको दिया जाए। और वो मेरे मुंबई जाने के बाद, अधिवेशन के बाद मुझे ऑर्डर आया कि हमने हज कमेटी के काजी साहब, हमारे काजी साहब का और उनका आपका एग्रीमेंट हुआ, और वहाँ के कमिश्नर ने एग्रीमेंट करके इनको हैंडओवर कर दिया जमीन। भाई कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन छोटा आदमी जरूर है, पर वो चाबी है कि कोई भी कुलप कुलप जाती है, जिसका कोई नहीं लगती वहां अपनी पक्की लग जाती। डॉक्टर से कम नहीं है, लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, बटन दबाने वाले बोट में क्या है। तो इसी मैं जो चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतता हूँ, वहां 3,20,000 हिंदू भाई है, 60,000 मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मैं हर बार 25-30 हजार से नाना मी जमूनच घेतो। बिल्कुल इजी गोइंग। माझ्या विरुद्ध एकच हिंदू बांधव उभा करतात, कैसर साहेबासारखे 2-2 मुसलमान उभे राहतात। 60 में 2, आप हिसाब लगाओगे 60 में 2, हिसाब देखो, मेरे को थोड़ा थोड़ा गणित आता है, ज्यादा नहीं। और 3-20 में 1, फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि मैं वो जमा ले। वहां के हिंदू भाइयों का सही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश में, इस स्टेट में एक अच्छा संदेश जाने वाला एक चुनाव क्षेत्र जो सिल्लोड है, वो लोग जिस हिसाब से हमारे पे
भरोसा करते हैं। ये सारी चीजें जो है मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ इम्तियाज जलील साहब ने एक जो काम मेरे पे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हमारे सारे ऑफिसर से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, एक जो हमारे आरोग्य मंत्री है हसन मुशरीफ साहब, वीके पाटिल साहब और बंसोड़ साहब, वो उसके खेल के मंत्री है, ये चारों को एक जगह जमा करके, बंद करो मामू, ओ मामू बहुत काम है आपको, बाहर जाके बात करो। हाँ बहुत इजी है, इतना मालूम है, छोटा है, जोर जोर से बोल रहा है, उधर का कोई है क्या 70 का ऑपरेशन करने वाला नहीं है ना, अल्लाह में यही जाए। तो आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, मैंने चारों सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग लेके उसकी जीआर की कॉपी आपको ज्यादा से ज्यादा आने वाले मार्च में 150 करोड़ रुपए के संगात वो काम हो जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड, दुनिया का, अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा अच्छा ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि वो यहाँ के शहर का नहीं, हमारे देश का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे औरंगाबाद संभाजी नगर का हो। ये दोनों अभी मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई किधर रहता कोई किधर रहता। सर मुझे निर्णय घेतला तेच बोललो मी, संभाजी नगर। अपन बोलने को डरते ही नहीं, डर सिर्फ ऊपर, बाकी कोई डरने का सवाल नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये जीआर की कॉपी, और अगर खुदा ना खास्ता आचार संहिता नहीं लगी भाई साहब, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा के हाथ से वहाँ उसका भूमि पूजन, वहाँ कुदाली मारी जाएगी, और इतना बेहतरीन, और पैसे को इसको 10 साल नहीं लगेंगे, उसके अंदर पैसे का प्रोविजन ऐसा करूंगा कि वो 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, नहीं तो फिर बोलेंगे 10 साल लग गए। ग्राउंड बनाने को जितने लगेंगे उतने ही साल में ग्राउंड, पर फुटबॉल ऐसा खेलो कि बरोबर वो गोल में जाए, लोगों की तरफ नहीं जाए। फुटबॉल अलग अलग तरीके का रहता है, हमारे चुनाव का फुटबॉल तो अलग ही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मतलब उसकी जो वो रहता है कुछ भी ऐसा पास करते 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 गोल तक जाता है, लेकिन वो गोल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और जो कुछ बातें ऐसी है कि हमको नई स्कीम लाना है। अभी घरकुल है, आज जो घरकुल दिए जाते हैं देहातों में 1-2, उसको 200 साल लग जाएंगे मुसलमानों को घर बनाने के लिए। मैं आने वाले बजट में वो भी एक नई स्कीम लाने वाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको, जो भी सरकार की नियम से 2.5 लाख दे सकते हैं वो 2.5 लाख देना, 7.5 लाख रुपए लोन देना, उसका ब्याज सरकार ने भरना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, और 10 लाख में उसका घर अच्छा बनना चाहिए। जो पतरे के घर में, टूट के घर में या सादे घर में, ईटा मट्टी के घर में रहता है वो भी आरसीसी घर में रहना चाहिए। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, उसमें कुछ लोग राजकारण करते हैं। इम्तियाज भाई मैंने आपको बताया, कुछ लोग बोलते हैं सरकार का पैसा है, ये ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है। कुछ लोगों को ये समझता ही नहीं कि वस्तु कर क्या है। जो सुबह से शाम तक, जैसे फजर की नमाज से उठते ईशा की नमाज तक जो जो चीजें वापरते हम, उसको बोलते हैं वस्तु कर, जीएसटी। क्या मुसलमान का जीएसटी अलग रहता है, हिंदू का जीएसटी अलग रहता है? सबका जीएसटी तो सरकार के पास एक ही तिजोरी में आता है, और उसमें से कोई खजूर का हिस्सा अगर हम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देते तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। ऐसा हर आदमी, मैं टोपी पहना इसको भी टैक्स है, पाँव में चप्पल है उसको भी टैक्स है, एक आदि मोटरसाइकिल है उसको तो 50% टैक्स है। अगर 90 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है तो 45 रुपए उसमें टैक्स में जाते हैं। हर आदमी देता है। ये सरकार बोले तो सबका है, सारे समाज का, सारी जात का, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग, सबको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सबका विकास भी होना चाहिए, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की करने के लिए मेरे पास जो कुल बजेट था नाना, ते होता 20 कोटी रुपयाचा, त्या 20 कोटीला 500 कोटी रुपए केले, उसमें भी बना दिया। अब कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कोई लेता नहीं था, अब नंबर लगा के लेंगे, मला माइनॉरिटीचा मंत्री करा। मैं सही बता रहा हूँ, जो काम है सीधा है, सादा है। मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो शहर में हाथगाड़ी लौटा वही शहर में हेलीकॉप्टर से उतरता, इतनी तरक्की है।
जो है वो है, जो सच्चाई है उसको अल्लाह ताला के पास तो सबका रिकॉर्ड बना है। नीचे रिकॉर्ड बदल सकते हैं लेकिन ऊपर का रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। और वो करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार में मैं इतना किस्मत वाला आदमी है, सिर्फ 5 बार मंत्री बना। और मंत्री पद भी इतने लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, अरे कृषि मंत्री तो कोई बनेगा मराठवाड़े का पहला मुसलमान, महाराष्ट्र का पहला मुसलमान और मराठवाड़े का पहला आदमी। पर मेरा चार्ज भी जो मैंने दिया मराठवाड़े को ही दिया, मतलब धनंजय मुंडे साहब। और पहले मेरे पास पेरणी तक खाता था, अब सोंगणी, मार्केटिंग करनी आणि विकनी। पणन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। पणन विभाग मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और कृषि से भी बड़ा खाता, इस स्टेट का सबसे मेन महत्व का, जितना किसान माल पकाता है उसकी मार्केटिंग होना चाहिए। उसके लिए भी अभी मैं जो जा रहा जर्मनी और 2-3 देश जा रहा, इसके लिए मैं 15 दिन की सहूलत मांगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छे को पढ़ाता। सही ना, पढ़ना कहा था, सबके पीछे बैठने वाला विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, खाने को नहीं। 15 साल की उम्र में जिन्हें हाथ गाड़ी लौटा उसको पढ़ाई का कुछ सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो भी पढ़ लिया। आज IAS होगा, IPS होगा, मुझे सिलेक्ट करते हैं। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, बीच में सत्ता, चले जा रहा है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। और राजकारण में भी कभी सिर्फ बस ऊपर वाला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के काम। मैं ना मंदिर का पुजारी है ना मस्जिद का पेशमाम है, पर राजकारणी जरूर है। राजकारण में कब कहा क्या करना वो भी मुझे आइडिया है। मुझे लोग बोले साहब क्यों लोकसभा तुम लड़ रहे हैं, अच्छे है ना विधानसभा में। मैं बोला लड़ता यार, एक बार देख ही लेता। फिर अशोक चौहान साहब के घर को गए, अशोक चौहान साहब बोला तो कांग्रेस में। मैं बोला यार मैं आपका आमदार नहीं सालदार था, और सालदार की कीमत अगर इतनी भी हो जाएगी तो दूसरे से तुम्हारी पायरी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से उनके घर के बाहर गया आज तक कभी नहीं। वो बोले शिवसेना वाले, मला कोई भी पार्टी में चले जाऊंगा, पार्टी कमजोर कमकुवत आदमी की निशानी है। अपना काम, अपना पसीना बहाना, खून जलाना, लोगों की सेवा करना। मैं बोला मैं कोई भी पार्टी से जमा लूंगा, और नहीं मिली तो एक आधा कुत्ता निशान पे चुन खा जाऊंगा। मैं सही बोला साहब, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैं जब बात कर रहा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा। कुछ नेताओं को लगता है कि अपना सालदार होना, आमदार होना, अपने चपला का है, जूते का है वो बताना, ये तो नहीं सीख सकता। अपने खून में ही नहीं हो। जब भी गया, जहां भी गया, काम किया, ईमानदारी से किया, वफादारी से किया, और कांग्रेस को छोड़ा और इम्तियाज जलील बना दिया। कांग्रेस में रही कि नहीं किया। पहले बात समझो कि हमारे साहब ने जो चेंडू फेंका है ये भी छोटा मोटे कलाकार नहीं है। पहले प्रिंट मीडिया में थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप लोकसभा के अंदर जब बात करते हैं हमको भी लगता है कि हमारा एक पढ़ा लिखा खासदार कुछ नहीं बात करता है। मैं जात पे नहीं बोलूंगा, मैं समाज पे भी नहीं बोलूंगा। अभी तक जितने हमारे MP बने हैं, मैं बहुत बड़ा इसमें का कलाकार नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको, जितने MP बने उन सब MPओ का उनके जो लोकसभा के अंदर का स्पीच देखो। कोई भी माहिती के अधिकार नाही आपल्याकडे ये नाना, कोणताही एक शब्द भी आपण बोललो, तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष होते, तुमच्या परवानगीने सर्व बोलायचे, पण एक शब्द लिहिलेला आहे तिथं। आज आपण नाहीये तिथं, तुम्ही त्या पदावर, पण तुमच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही सुनेरी अक्षरामध्ये जे जे निर्णय घेतले ते निर्णय त्या बुक मध्ये लिहिलेले असतात। आणि त्या बुक मध्ये आमदार असतानाही मी मी एकदा बोललो, मी म्हणला नाना मला शिवाजी महाराजांवर बोलायचंय। सत्तर तू बैस म्हणे, तू नेता होऊन जाईल। तो नाना कितने होशियार है कि इम्तियाज जलील को चांस दिए पर मुझे नहीं दिए। मैंने वो राजदान उठाया, बोले असं एक ते औरंगाबादच्या घरी पाठवून दे म्हणून, आणि मग चिडले। मैं बोला मला सस्पेंड करून टाका नाना। नहीं म्हण, तू भोले मोठा माणूस होऊन जाईल। ये बैठे ही नाना है। मैं मेरी कलाकारी, वो उनका वहाँ जो बैठते हैं वो एक जज का वहाँ होता रहता है, जज का एक फैसला जैसा रहता है, वैसा हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ऑर्डर रहता है। फिर मैंने थोड़ी भी गलती से थोड़ा ये कर दिया तो नाना गुस्से में आ गए। फिर मैं जाके नाना की माफी मांगा। नाना मी तुमची माफी मागितली होती,
आणि मला देवेंद्रजी बोलले, नाना म्हणले आता मी येणारच नाही. मी म्हणलं मी आता आणतो. कुछ नहीं जमा तो कादर खान जैसा करता है वैसा कर लेना. अपना खान अपना बांध चलाना और अपना जब बांध चलाना है तो थोड़ी बहुत कलाकारी करना. मैं बोला बुजुर्ग आदमी है, अपना शिव बहू है, कुछ कम ज्यादा होगा तो क्या लेते तमाशा. ले चिल्ले होते तुमचा मी. अरे हमारे पास सारी चीजें भरी हुई है वहाँ. बहुत बरसों से मैं वो सभागृह में रहता हूँ, लेकिन नाना जैसा एक पारदर्शक आदमी वहाँ जब बैठने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद में भी हम कांग्रेस के लिए MIM के थे, लेकिन सबको न्याय और इंसाफ देने का काम किया है. ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए दिल लगता है हमको. जब जब भी जो चीज की जरूरत रहती है, वो सारी चीज की जरूरत है हमको. नाना मतलब वो सीनियर है मेरे से, मैं जूनियर हूँ, और हमारी दोनों की बॉर्डर एक है. बॉर्डर मतलब समझते तुमको, बाउंड्री. उलंबरी विधानसभा और सिल्लोड विधानसभा एक दूसरे को खेट के, उधर गए तो भोकरदन है, इधर गए तो कन्नड़ है, उधर गए तो बुलढाना है. मेरा चुनाव क्षेत्र इतना बड़ा है क्या 13 MLA मेरे आजू बाजू में. 13 फुलपट्टी जैसा है. आपने देखा नागद के पास से शुरू होता तो जामटी से शुरू होता सौड़त बारा. इतनी बड़ी 120 किलोमीटर की है. हर जगह कोई ना कोई MLA अपना दोस्त है. खासदार भी नव्हते की ना. खैर सही बात है, खासदार भी नजदीक है. उधर से जलगांव खासदार आता, इधर से बाजू में जाने के बाद में इधर कुछ एरिया अपना इधर लगता है तो नगर अपने बाजू में तुम्हारे 40 गांव से लेके ऐसा पट्टा जो निकलता है तो वहां तक खासदार साहब का उनका अलग अलग. लेकिन ये जो हज हाउस जो बना है, यहाँ एक अच्छी मस्जिद भी तामीर की हमने ऊपर. उस मस्जिद को वहाँ आज कुरान खानी वगैरह सारी चीज हो गई. काजी साहब बरोबर है ना. ऐसा नहीं है हमारा महाराष्ट्र सरकार ऐसा है कि सारे धर्म, सारी जात, सारी कौम के जो भी आराकान है वो हमने पूरी किए. यहाँ सरकार कोई भी होगा, लेकिन वहाँ वो भी पूरा किए. उसके बाद वहाँ एक अच्छा इधर नसीम साहब एक अच्छा कोई भी हाफिज आलिम, एक नहीं 2 रखो. 2 अजान देने वाले, 2 नमाज पढ़ाने वाले, 2 होना चाहिए. एक आधा बीमार गिर गया तो दूसरा रेडी. नहीं सही ना. यहाँ पूरी जैसा आपने देखा कि मैंने वहाँ लेडीज का अलग किया है. जैसा हमारा हज में वहाँ का जैसा है लेडीज अलग जेंट्स अलग, उनको दोनों को सऊदी अरब के जैसा ही औरंगाबाद संभाजी नगर खाओ. तो गड़बड़ नहीं होना, देखना पड़ता है. इतना आसान काम नहीं हो ये, मतलब सरकार चलाना. बाकी अंसारी साहब तो बहुत गौर. तुम्हारी कानपुर लाइन कम तो नहीं होगी. आपकी बात ओके, नहीं पूछना पड़ता. उम्र के सगात वो जो इम्तियाज जलील साहब ने जब बोले, जब उन्होंने कुछ देखे ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा कानपुर लाइन में बरोबर सुने आ रहा है कि नहीं आ रहा. इम्तियाज जलील साहब कांग्रेस के एक पुढ़ारी की तारीफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. कांग्रेस के पुढ़ारी नहीं, सारे पुढ़ारियां उनकी तरफ है. तुम्हारी पार्टी में आ गई क्या? नहीं, ऐसा कोई बोलने का मकसद मेरा नहीं. पार्टी कहीं भी चलन दो यार, किसकी भी चलन दो, कहीं भी चलन दो, कैसी भी चलन दो, लेकिन सबका अल्लाह एक ही है. वहां तो कोई अगर ज्यादा होते तो एक आधा नीचे आता. यही नीचे हम कितना झगड़ रहे तो वहां ऊपर तो सबका मानने का तरीका हिंदू अलग अलग जात का, अलग कौम का, अलग धर्म का है, लेकिन सबका रिमोट कंट्रोल ऊपर है. वो सबके लिए मुझे जो खुशी इस बात की है कि 2014 में मैं कैबिनेट मंत्री था, तब मैं यहाँ भूमि पूजन को आया. आज मेरे हाथ से इब्तिदा हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है. किस्मत वाला आदमी है. क्या ये हज हाउस मेरा इंतजार कर रहा था. एक मिनट, मेरा इंतजार कर रहा था ये हज हाउस. कब सत्तार मंत्री बनता हो, अल्पसंख्यक और इसका उद्घाटन होता. मुझे 100 दिन तो हो गए मंत्री बन के ये खाते का. 100 दिन में मैंने जब से ये डिपार्टमेंट बना तब से उसको इतना निधि लिया. और मुझे मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उनके हाथों से वो, मैं सारे नेताओं के सामने बात किया, लेकिन उनकी काफ़ी आप देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर
हमारे जरंगे पाटिल साहब का अलग चल रहा, भुजबल साहब का अलग चल रहा, उसमें हमारा नंबर लगाने में बोले ठहरो, उनका उन दो, बाद में अपना लगाएंगे, आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन जरा हाँ सबर से लेना चाहिए। पर वो बोले बापू ने कुछ काम सबर से होता है। तो अभी गर्दी में घुसे, वो पहले दो झगड़े, उसमें और तीसरा जाएगा, मुसलमानों का रिजर्वेशन तो बोले मिलेगा ना, होएगा कुछ ना कुछ होएगा, अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, इनका फैसला होंगे अपना आप हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जो मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे वादा किया था, यहाँ अगर समझो वो प्रोग्राम होता तो आम खास के ऊपर 1 लाख लोगों को मैं जमा करने वाला था। इस स्टेट के काफी लोगों से, अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत है। जो सर्वे होगा उस सर्वे के वक्त हमको समझ में आएगा कि जो हमारे आदिवासी और दलित भाई है, उनसे भी ज्यादा माली हालत हमारे समाज की, मैं वो समाज का बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम भाइयों की कई ऐसे एरिया, कई ऐसे बस्तियां है कि वहाँ आज पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड नहीं है, वहाँ शादी खाने नहीं है। वो आने वाले बजट में हर गाँव जहाँ भी बस्ती है उस बस्ती में शादी खाना होना चाहिए, वहाँ कब्रिस्तान नहीं तो कब्रिस्तान को जगह हम सरकार मोल लेके देंगे, सरकार का काम है वो। हमारे पास हमने जब देखा है, आपने इसमें देखा होगा, बैठ जाओ, ये बहनों को जाने दो और भाइयों को अंदर आने दो, मतलब ऐसा जिसको जाना है वो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में जब स्पीच खत्म हो जाएगा गड़बड़ में सब निकलते हैं, तो बहनों को आसानी से जाना चाहिए। तो मैंने जो बताया आपको कि कब्रिस्तान होंगे, शादी खाने होंगे, पीने का पानी होगा, अच्छी टाकी होना चाहिए, शुद्ध उनको भी बिस्लरी जैसा पानी पीने को मिलना चाहिए। मस्जिद में जाते समय सबसे ज्यादा वहाँ बहुत जरूरी है, कई खाता मोटरसाइकिल वाला लेके चले गया और वहां से वो घान या गलीजी उड़ गई, तो उनके लिए अच्छे रास्ते भी बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजित पवार साहब से मेरी बात हुई। ये सरकार ने, मैं पहले भी 3 बार दूसरी सरकार में भी मंत्री था, लेकिन जिस तरह से मदद, जिस तरह से बजट, पहली बार जब मैं इतनी गारंटी से बोला कि 30 करोड़ पूरा डिपार्टमेंट बना जब से आज तक, और एक झटके में 500 करोड़, ऐसा तो कभी कोई खाते में कोई डिपार्टमेंट में नहीं हुआ होगा। और 100 करोड़ जो थे हमारे 180 करोड़, उसको 500 करोड़ करने का वादा किया, उसको भी हमारे पास पुरानी मांगने में मंजूरी हुई। अभी फरवरी में अपना टेंटेटिव बजट रहेगा और उसके पहले हमको पूरा पैसा खर्चा करना है। जो हमने ये भी नहीं देखे कि हमारे इम्तियाज भाई MIM के, मैंने उनको बोला आपकी याद ही भेजो, पहला जितना हमारे आदमी को दिए उतना ही आपको, जितना प्रदीप जय साहब के बेटे को बुलाया कल, उनको बुला के बोला कि आपकी ये दो। हरिभो बागले साहब, उनके भी चुनाव क्षेत्र में काफी मुसलमान उनके संगाते, इनके संगाते, ये जितने यहाँ हिंदू भाई हैं उनका भी उनसे संबंध, उनसे प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। और जो जो चीजें अभी रह गई है वो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास अभी 10 ओवर का खेल बचा है, 9 ओवर होंगे, 9 ओवर का खेल बचा है। ये आखिरी के ओवर में बहुत चौके छक्के मारे जाते हैं, काम के, विकास के, तरक्की के, ना तो उसका कोई गलत मतलब ना निकाल ले। इसलिए पत्रकार बहुत है यहाँ, काफी उनको भी तकलीफ हुई, मैं उनका भी थोड़ा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सॉरी या उनकी माफी मांगूंगा कि यहाँ कम जगहों के अंदर इतना बड़े पैमाने के ऊपर जो लोग आए हैं उन लोगों को, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी तकलीफ हुई, लेकिन नाश्ता है, नाश्ता किसको कुछ है क्या? हाँ, नाश्ता नीचे कैंटीन है, कैंटीन भी अच्छी बनाई गई है, मतलब हमारा मस्जिद से लेके तो कैंटीन तक लेडीज के लिए भी सेपरेट वहाँ डिवीजन किया गया है। जो भी चीजें होंगी वो हर, ये कंटिन्यू चलने वाली चीज है, ये कोई हमारे पास मेंटेनेंस का अलग दिया है। यहाँ के हाफिज आलिम जो रहेंगे 4 लोग, उनका अलग रहेगा, यहाँ का मैनेजर अलग रहेगा अपना, जितने भी जिम्मेदारी है वो सारे लोगों को बांट के इसका जो खर्चा रहेगा, इसका टोटल खर्चा जो रहेगा वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक GR निकाला जाएगा। मैं रहो ना रहो वो कानून बना हुआ रहेगा। कभी मेंटेनेंस बिल्डिंगें बनाना है, 44 कोटी रुपए की बिल्डिंग बनाए, 2 एकड़ में बनाए, 8067 चौरस मीटर की है, लेकिन ये सारी चीजें मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं। यहाँ स्वीपर से लेके, चपरासी से लेके, साफ सफाई से लेके, हमने हमारा यहाँ 5 तारीख से वक्त ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होगा, 3 जजेस बैठेंगे वहाँ, उनके बाजू में उनका वो भी बनाया गया है 5 तारीख से। 5 तारीख के बाद वो उनको भी अर्पण किया जाएगा, उनका लोगों का लोक अर्पण करेंगे।
उनका जो प्रोटोकॉल है हाई कोर्ट का, उस हिसाब से प्रोटोकॉल के जो वो किया जाएगा। लेकिन मैंने आज ये सारे एरिया का अंदर देखा हूँ, बहुत बारीकी से देखा हूँ। कुछ हरियाली जरूर सूख गई थी, नई हरियाली लगाई जाएगी। देखा मैंने कुछ तो थोड़ी थोड़ी है, जो डैमेज हुआ है एरिया, थोड़ी दिक्कतें रहती है मेंटेनेंस आगे के लिए। इसके लिए जो पैसे का नियोजन किया गया है, और यहाँ से फिर ये सारे ऑफिस शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ अगर एक आधा, अभी हमारे को हाई कोर्ट ने भी बोला कि तुम्हारा ट्रिब्यूनल वहां बनाओ, तो हमने बना दिया, पर लेकिन उनका पूरा काम तुम्हारे सामने ही, इधर सामने जो इतना बड़ा 14 एकड़ जमीन का अतिक्रमण दूर करें, तो उसमें से 2 एकड़ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र सरकार तरफ से दिया जाएगा, ताकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तीनों ऑफिस कंट्रोल में रहेंगे। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक 10,000 में रहेगा, 10,000 के अंदर हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसका ऑफिस रहेगा, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो पैसा खर्चा करेगा 1000 करोड़ रुपए साल को, उसका भी हिसाब रहना चाहिए। वो भी कहाँ खर्चा करे, कैसा खर्चा करे, उसके लिए वहाँ एक कमिश्नरेट बनाया जाएगा, और वो कमिश्नर पूरे राज्य का रहेगा, पूरे महाराष्ट्र के स्टेट का रहेगा, और वो औरंगाबाद संभाजी नगर में रहेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, और आने वाले बजट में उसका सब ऐलान हो जाएगा। पूरे पद जितने हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पद पूरे भरे जा रहे हैं। तुम्हारे वक्त भी अभी मैंने जो विधानसभा में घोषणा किया था उसकी अमल वजौनी चालू है, वो भी मुझे लगता है 78 पोस्ट 1, 2, 4, 8 दिन में। कहाँ है तहसीलदार, कितने दिन में आएगा भाई साहब? 10 दिन के अंदर सारे पोस्ट भरे जाएंगे, और एग्जाम हो गए, वो बच्चों को काम मिलेगा। वहां भी एक आदमी कोर्ट में चलेगा, उसने बताया कि यहाँ हिंदू भी लो। मैं बोला उसको अरबी आना, उसको उर्दू आना, उसको ये आना, वो आना, इसके लिए है वो। तो गया बेचारा, फिर कोर्ट के अंदर से जमा के, मतलब हो गया, अच्छा हुआ है। एक वो नहीं रहता है अपना, तुम सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं, पटेल अपने को कितने चश्मे से देखना पड़ता है। लज्जा, तुम्हारा आदमी तो आया ही नहीं। मैं तो इंतजार में था, कल के बजट में मैं एक इंतजार में था नाना का, आपल्या महाराष्ट्र सरकारने 3600 कोटी रुपये केंद्राला दिले जळगाव जालना रेल्वेसाठी, पण उद्याच्या बजेटमध्ये आपला नाव नाही आला, त्याची खंत मला जरूर। सिल्लोड सोयगाव रेल्वेला अटॅच करायचं होतं, राज्य सरकारने 3600 कोटी दिले, त्यांचे 3600 कोटी टाकले असते तर 7200 कोटी मध्ये आपली रेल्वे लाईनची कामाची सुरुवात अजून भी 10-15 दिवस बाकी है। आप जरा खासदार बाजू के शेजारी शिव भाऊ है, तो मैंने खजूर का हिस्सा आपको मदद किया, जरा हमारे उधर लोकसभा में आप बोलो कि जलगांव जालना रेलवे होना चाहिए, तो हो जाएंगे यार। लेने वाला हमारा ही आदमी है, नाना मैं बोल दिया तो हो जाएगा। नाना अपन बोल रहे थे करो ना खासदार साहब कि रेलवे दोस्ती बोला तुम्ही सीनियर है नाना। एकदाच दोस्ती करता तुम्ही। वो क्या रहता है नाना, हमारे मुस्लिम में एक बात है, ये जो बैठे लोग यहाँ, उसमें एक चीज रहती है, दे दे मतलब खुद का दे दे, दिला दे मतलब दूसरे का दिला दे, और जो देता नहीं उसका पता बता दे। तो ये तीनों में से उसका पता आपके पास है ज्यादा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आपके दोस्त है। मैं दोस्त पार्टी का कार्यकर्ता मतलब मंत्री हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करो, इम्तियाज जलील साहब भी करेंगे, प्रदीप जायसवाल भी करेंगे। लेकिन मैं जो चुनाव क्षेत्र से आता हूँ वहाँ ट्रेन आएंगी, MIDC होगी, वहाँ रास्ते इतने अच्छे बनेंगे, हमारे पास सुदगिर नहीं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 25,000 करोड़ के काम चालू है, 25,000 करोड़। 25 साल नहीं भी मिले तो ऐसा नहीं करते, लोग बोलेंगे 25 साल 70 की जरूरत नहीं, जानते हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे सिवा होंगे। ये सब चीजें जो मैं यहाँ के हमारा जो हज हाउस बना है उसमें बहुत बड़ा काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर, इतना बड़ा हार जितना है उतना ही अच्छा काम किए। एलोरा वाले का नाम क्या है? वंडर। एलोरा है क्या? वंडर है, मालूम नहीं मेरे को। आप बताइए, इंग्लिश के नाम भी आप लोगों को वंडर विंडर तुमको मालूम है, हमको तो क्या मालूम है? एलोरा, अजिंठा। अभी अपना फेस्टिवल है, इधर फेस्टिवल का भी प्रोग्राम है, वहां भी हमको जाना है। लेकिन इससे अच्छा काम सिडको ने किया है। सिडको के सारे ऑफिसर,
सारे उनके अधिकारी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम, आप पूरा देखो हज हाउस, अच्छा काम किया है, अच्छी क्वालिटी का किया है। और नहीं तो काम ऐसे होते हैं, काम बहुत देखते हैं हम, लेकिन ऐसा काम, अच्छा काम, ईश्वर अल्लाह भगवान आपको भी सिडको तुम्हाला याचा फार मोठा बेनिफिट मिळेल, आशीर्वाद न दिसणारा आहे तो दिसणारा असता तर यालाही टाटा, बिर्ला, अदानी, अंबानीने खरेदी करून घेतला असता, तुम्हाला मिळणार आहे। मतलब जो दुआएं हैं, आशीर्वाद इनके बोले दुआएं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपने एक अच्छा काम, हमारे समाज का एक अच्छा पवित्र काम, जो हज को जाते हैं उसके लिए यहाँ पूरी पायाभूत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करके दी। और जो रह गए होंगे तो अभी सिडको होगा या फिर हमारे काजी, आप क्या करो, तुम दोनों थाम रहे बाबा, तू क्यों बीच में बोलता, बाहर निकल। ये काजी साहब मुझे मालूम है ना कौन है, उतना ही मालूम नहीं रहेगा तो फिर मंत्री रहने का अधिकार है क्या? पर बीच में ये कि शहर में कुछ लोग बीच में बोलने की बहुत अच्छी आदत है। वहां मेरे हाथ से उद्घाटन, हम ही जा रहे मैं बोला एक आपने पाहिलं किती आपल्यालाच बघा रे, हम जाएंगे जब कटेगा हो। फिर आ रहे मैंने मेरे 42 साल में 43 साल में पहला उद्घाटन देखा कि उद्घाटक कोई तड़ी पार कर रहे उनको फोटो काटना है, तो फोटो काटने की भी सिस्टम कुछ बना लो। इम्तियाज जलील साहब, तुम्हारे लोगों को, हमारे लोगों को, अपने लोगों को, तीनों बोला मैंने, समझ जाएंगे कि इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारे पास जो नाना जैसे एक सीनियर लीडर है, प्रदीप भैया होंगे, राजपूत होंगे, मैं और इम्तियाज जलील साहब हमको कितने भी धक्के दिए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत धक्के कहा गया। लेकिन ये भी बदलना पड़ेंगे टेंडेंसी, अपने पास जो मेहमान आते हैं उनकी इज्जत करना, उनको सबको मान सम्मान देना, ताकि उन्होंने बोलना चाहिए कि हम यहाँ हज हाउस के प्रोग्राम को गए, वहाँ के लोगों में क्या अदब और तहजीब है। ये 99% 9 पॉइंट लोग अच्छे हैं, कितने बोला मैंने, 99% 9 पॉइंट अच्छे, पर वो 1 पॉइंट जो है और उनके मोबाइल दे हुए तो मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, पर 99% लोग जिनकी जरूरत है, हमारे पास से एक थोड़ी सी चीज रही हुई है, मैं उसका खुलासा करने वाला है कि इम्तियाज जलील साहब ने जो बताया, आपने जो बताया कि यहाँ से हाजी लोग डायरेक्ट जाना चाहिए, उम्रे को जाना चाहिए, हज को जाना चाहिए, वो जो डिफरेंस है 82,000 रुपए का डिफरेंस है। आप केंद्र में बोलो, आपको चर्चा करना पड़ेगी कि यहाँ का, अगर आपको यहाँ का एयरपोर्ट चलाना है तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं चलेगा। क्या मुंबई वाले को 86,000 रुपए कम है, किसको 72,000 रुपए, नागपुर वालों को ज्यादा है, और यहाँ अपने पास 86,000 रुपए ज्यादा है। तो ये केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टूरिस्ट ले आने वाले, जो टूर ऑपरेटर है, जो भी हज कमेटी है, इसके बीच में हम एक मीटिंग लगाएंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगा, हरिबो बागड़े साहब को भी बुलाऊंगा, और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगा, वजह साहब को भी बुलाऊंगा, हज कमेटी के सदर साहब को भी बुलाऊंगा। इनकी लाइन नागपुर में अच्छी है, मतलब वैसा कोई गलत मतलब नहीं बोला, मतलब आप देवेंद्र जी को बोलेंगे वो। और ये चीज हमको करना होगी कि औरंगाबाद संभाजी नगर से जो हाजी जाता है उसको 80,000 रुपए बहुत बड़ा फिगर है, नहीं तो फिर वो 80,000 की मुझे सब्सिडी देना पड़ेगी। यही तो है ना। लेकिन आप सुनो कि वहां इसलिए तो आपको भेजा कि वो एयरलाइंस को सीधा करो, उन्हें हाथ ऊपर करी तो उसके हाथ नीचे करो, ऐसा करो, करना पड़ेगा। एमपी है आप, खासदार साहब जो है, नहीं सही बता रहा हूं, जो लोगों ने बोले यहाँ पैसे सिलक लगते, वो सरकार का रेट नहीं है, सरकार ने बढ़ाई नहीं है। वो जो ऑपरेटर है, वो जो कंपनी से, जो विमान कंपनी से उनका टाइप हुआ है, उन लोगों ने ये जो पैसा दलाली सिलक ले रहे हैं, उनको भी कंट्रोल हम सबको करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई खटमल अगर खून पीता है तो 1 बार पी लिया, 2 बार पी लिया, तीसरे बारी को रगड़ डालना पड़ेगा उसको। नाना को जाना है ना, मैं समझ गया। जब कोई ऐसी स्टाइल करता तो मैं समझ जाता कि मेरा भाषण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से सीनियर है वो। मार्टी आ रहा हूँ, नाना को जाना है पर मुझे नहीं जाना है, मुझे बोल के जाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें के सगात जो हमारे डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, करना चाहे तो
अभी जो सारथी है जो बाल्टी उसके जो मार्टी, तो मार्टी का GR भी 30 दिन में निकल जाएगा। और मार्टी वो जो ऐसा है एक संशोधन केंद्र है कि वहां से मुसलमानों की हर चीज पूरी स्टेट की तपासी जाएगी। उसके अंदर क्या उनकी माली हालत है, कितने नौकरी पे, कितने व्यापार करते हैं, कितने बिजनेस करते हैं, हर एक का जो वो रिसर्च सेंटर जैसा मौलाना आजाद वही है, जगह खाली है अभी, वही उसका डन कर देंगे। क्या है उन्होंने बताया उधर से, तुमने बताया तुमको जाना है उधर छावनी में मिलिट्री के अंदर, बरोबर ना? तुम्हारा ऑफिस खासदार साहब और बजाज साहब तुम्हारा ऑफिस बनाना है वहां, और इनका बनाना है मार्टी का मौलाना आजाद, बना देंगे। क्या लगता हो बोलो, मैं जब तक है देना बयान, नहीं तो मैं भी बहुत लड़ा यार, बहुत ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत लड़ा मैंने। कुछ लोग बाहर बताते हैं अपनों को फोटो काटना या मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मैंने इतनी मार्केटिंग कर दिया मेरी, तो मुझे कोई मार्केट की जरूरत रहती नहीं, इसलिए मैं नहीं जानते उनको जानते जरा खोल दिया यार, लेकिन रास्ता नहीं मिला तो नहीं ना, ये तुम इधर अरे भाजपा का नाम इधर नहीं, वहां जाकर बैठ, उधर बैठ के अरे बैठना भाई, तुम्हारी पार्टी की जगह है। तो ये जो मार्टी के बारे में जो बताए ये बहुत बड़ा काम है। एक बार अगर हमने इसका कानून बना के GR निकाल दिए और एक बार वो सर्कुलर में आ गया तो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, वो कमेटी जैसी जैसी सिफारिश करेंगी वैसा वैसा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट चलेगा। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने और देवेंद्र जी ने और अजीत दादा ने मुझे मंजूरी दी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ताकि देखो ये सरकार हिंदुत्ववादी है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मुसलमानों को भी न्याय और इंसाफ देने में कम नहीं है। इसके लिए तुमने ताली बजाना चाहिए, सिर्फ गाली ही नहीं देना चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए। ठीक है, बाद में जाके इम्तियाज जलील तुमको जो बोलेंगे वो तुम सोचो, मेरा उसके बारे में भी कुछ नहीं है। पर मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो प्रदीप जायसवाल के ही जय जयकार करूंगा, क्योंकि प्रदीप जायसवाल के वोट पे मैं मंत्री बना हूँ। सरकार है हम, नाना हमारे भाईबंद है, बड़े भाई है, 105 वाले 105 है ना तुमसे, ये 105 है, हम 40 है, लेकिन जो ऑपरेशन हमने किए ऑपरेशन करे हमने, लोग हमको बोले आके बताओ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बोले छोड़ रहे कोई कुछ नहीं करता, क्या हमको बना के उल्लू। और फिर अदृश्य परिस्थिति में हमारे संग बड़े बड़े चट्टान लगे थे, समझता है अरे अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, मैं मुसलमान हूँ कि मुझे दाढ़ी नहीं है, इनको दाढ़ी है। एक सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त कमिश्नर साहब, दोनों कमिश्नर आ गया, पहले पुलिस कमिश्नर आए, अब म्युनिसिपल कमिश्नर आए, रेवेन्यू कमिश्नर नहीं आए, लेकिन उनके कलेक्टर आए थे। हमारे पास क्या माइनॉरिटी है ना यार, सोच का अंदाज माइनॉरिटी जैसे रहता है, लेकिन आपको उसको मेजोरिटी में बनाना है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, इस शहर के अंदर बड़ा पॉपुलेशन है कमिश्नर साहब, मुझे तो आपको बोलना था लेकिन आप गैर हाजिर थे, गैर हाजिर वालों को बोलता नहीं मैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल हमको बनाना है। उसके साथ आपको और एक बात करना है, मैं इधर गया था, वो अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज का कौन सा देवस्थान है, जटवाड़ा नहीं भैया, गुरु गणेश, यस। वहाँ कैसी है कि वहाँ जो गाय है वहाँ की, वो जब एक्सपायर हो गई तो उसको गाड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। मैं कलेक्टर को प्रपोजल दिया है, लेकिन चलाने का आपको हामी पत्र देना होगा ताकि वो विद्युत दायनी वो एक मंजूर करना है, क्योंकि मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों की भी आत्मा परमात्मा उसको जुड़ी है। गाय होगा, जानवर होगा, उसको बाहर डालने के बाद में उसकी बहुत बेअदबी होती है, जानवर खाए तक, इतना फेंके तक, उसकी बांस उसकी बोए, तो उसके लिए वहाँ हम जगह भी देंगे आपको, आपकी भी होंगी मेरा अंदाज है। आप देखिए, आपको भी गए उधर, वो गुरु गणेश नगर में क्या उसका मकबरे के बाजू में, हाँ, तो वहाँ पहाड़ सिंहपुरा, तो वहाँ अपनों को दोनों को वो काम करना है। मैं वहाँ जाके आया, वहाँ सारे मारवाड़ी समाज के लोगों ने मुझे निवेदन दिया, उसको जितने पैसे लगेंगे हम देंगे,
लेकिन चलाने का काम आपको करना है। तो कभी प्रस्ताव मिल जाएगा कमिश्नर साहब, एक 8 दिन में अगले जुम्मे तक, ये ऐसा है जुम्मे को जुम्मा, ये भी बहुत बड़ी बात है। कमिश्नर साहब एक दिलदार दोस्त है, वो कलेक्टर थे, मैं हर बार उनके संगत हमारा अलग अलग मुकाम पे उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस शहर के लिए आप लोगों को वो भी बनाना है। मैं आपको यहाँ एक 100 करोड़ रुपए का एक हॉस्टल बनाने का भी प्रपोजल आपको देना है उस जमीन के लिए। और वहाँ मैं केंद्र सरकार से, हमारे पास एक योजना है केंद्र की, सिल्लोड में पहले ले लिया, मतलब चलो है, यहाँ नहीं होना चाहिए, बड़ा शहर है, मैंने बताया था कमिश्नर साहब को। तो कमिश्नर साहब वो माइनॉरिटी का जो केंद्र सरकार का पैसा है हमारे पास बहुत सिलक है, उसको खर्चा करना है, इसलिए आप 100 कोटी रुपए का, अभी हमारी बात हुई, प्रदीप जी बोले कि यहाँ स्कूल चालू करो, ना यहाँ नहीं, नारेगांव का वो जो बड़ा अपना ये 70 एकड़ जमीन है मांडकी में, मांडकी है शिवार, कहीं जो भी शिवार है वो अच्छा है वहाँ का, मैं देखा तो वहाँ यही साल हमको वहाँ काम चालू करना है, ताकि इन लोगों को भी लगना है कि सिर्फ सत्तार सिर्फ तो कमिश्नर साहब का सत्कार हमारे काजी साहब करो, कमिश्नर साहब का सत्कार करेंगे। और उसके बाद में मैं, अभी मेरा चालू है अभी और 2 मिनट लेने वाला है। अरे ये वो लो, चाल लो ना, चाल लो, अच्छी चाल लो। अरे बाबा 2 दिन डालो, ये बहुत काम के आदमी है। हम आए ना आए, हम रहे ना रहे, ये रहने वाले हैं। इनकी 60 साल का है, हमारा 5 साल की उम्र है, इनकी 60 साल तक रहते। और टाली उनको कोई होना ही नहीं, ऐसा वसूल करना ये भी हमारे लोगों को मालूम है, सिर्फ कुछ तो ये बहुत काम की चीज है। कमिश्नर जो है, म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पहली बार काम का क्यों बोला मैंने, पहले इनका कंट्रोलिंग 102-150 लोगों के हाथ में रहता था, वो 150 के भी रिमोट कंट्रोल वही है, मतलब प्रशासक। आप पहले आपको बॉडी से मंजूर लेना, प्रदीप जी मीटिंग बुलाना, फिर होगा, हाँ ऐसा है, तुरंत दान महापुण्य, इधर से करे तुम्हारी सही, उधर से करे ऊपर हम। तो मैंने फुटबॉल ग्राउंड की घोषणा पहले कर दिया, इनका भी बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। कमिश्नर साहब ने उसको जो जो लगता, कलेक्टर, कमिश्नर, सरकार ने जो जो लगता, वो सारी चीजें, अगर मैंने बोला होगा 15 दिन में होना, तो देखो उन्होंने बोले 8 दिन में दे दूंगा, तो ये बहुत दिन लगता उसके लिए यहाँ से जो काम करने वाला ऑफिसर रहता, उनका योगदान बहुत रहता, क्योंकि जो सही है, वो बोलते ना सब हो गया साहब तुम्हारी सही रही यार, वो तो मेन है, उसके सिवा फाइल हलती नहीं। तो ये चीज जो मैं होंगे, हमारे प्रदीप जी जायसवाल होंगे, और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब होंगे, या वजाहत जी होंगे, या बहुत लोग बैठे हैं, संजय केनेकर होंगे, भरत सिंह राजपूत होंगे, आमदार खासदार बने नहीं दो, मेरा दोस्त है भरत सिंह। तो ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ तुमने ये थोड़ा सा विकास का रूप देखा, अभी 8 महीने 9 महीने में देखो ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा, अल्लाह ताला के रहमो करम से बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और मैं कमिश्नर साहब का और एक विशेष उल्लेख करूँगा, मैंने पुलिस कमिश्नर का किया, आपका भी करना है, क्योंकि आपका रोल उसमें बहुत बड़ा है। जो टैंकर का एक्सीडेंट हुआ, जो युद्ध भूमि के ऊपर जिस तरह से हमारे सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हैं, उस तरह से ये ऑफिसर IAS ऑफिसर होने के बाद में, कमिश्नर होने के बाद में 6 घंटे खड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये शहर उनका परिवार है, ये शहर उनका गांव है, ये शहर उनका अपना है। ये मैंने वहां देखा, आजू बाजू से लोग जो बता रहे थे, तुम जिस तरह से नियोजन कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है साहब। ये शहर में शांति रहना, यहाँ अमन रहना, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं। अगर वो दुर्घटना दुर्दैवी कुछ होती तो काफी लोगों को उसका नुकसान पहुंचता। वहां बैठ के दोनों कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने उनका काम किया, लेकिन सबसे पहला काम, जैसे वहां मालूमात मिली 7 मिनट के अंदर तुमने जो नियोजन किया, उसके लिए भी और एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। ये ऑफिसर में जो बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला था, हुआ नहीं, वो अल्लाह ताला का, ईश्वर अल्लाह भगवान जिसका भी होगा उनका, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ होना नहीं, इसके लिए जो इन्होंने सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगाई, ये तो अचानक हुआ, वो तो कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड का प्रस्ताव हमारा मंजूरी मिल गई।
चारों मिनिस्टर ने सिग्नेचर कर दिए, चारों सेक्रेटरी ने सिग्नेचर कर दिए। पहली बार हुआ कि यहाँ हम कमिश्नर साहब और मैं और खासदार आमदार साहब हम जो दोनों यहाँ मीटिंग लिए और उसकी अमलबजावनी मैंने 15 दिन के अंदर किया। वीके पाटिल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उसके संगत संगत हसन मुशर्रफ साहब ने भी, और हमारे बंसोड़े साहब, ये 4 मंत्री, मैं खुद एक डिपार्टमेंट का हूँ, चारों मंत्रियों ने, क्योंकि वहाँ 4 अलग अलग रिजर्वेशन थे, एक स्पोर्ट का रिजर्वेशन तो बंसोड़ साहब उसके मंत्री उनके सेक्रेटरी की सही लगती है, एक हमारा महसूल विभाग जो वीके पाटिल और उनके सचिव की सही लगती है, एक हसन मुशर्रफ साहब जो वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल का और ऊपर का एक दवाखाने के लिए कुछ पार्ट बताया गया था, घाटी जब बनी, हालांकि वो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन जब कागज निकलते हैं तो कागज के साथ कागज को जोड़ने का काम कमिश्नर साहब ने किया। कलेक्टर जो आज पांडे जी हमारे बीच में नहीं है, अभी ट्रेनिंग को गए, अभी कलेक्टर हैं, लेकिन वो ठीक है, हर एक ऑफिसर को 2 साल हो गए कि जाना पड़ता है, उनके तो 5 साल हो गए, म्यूनसिपालिटी महापालिका के आयुक्त और वो, और इलेक्शन कमिश्नर से आगे कोई नहीं है, मतलब जो उसके रेंज में आते हैं ऑफिसर उनके वो हिसाब से। लेकिन मैं उनका भी, अस्तिक कुमार जी पांडे साहब का भी आपने ताली से स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारा करके गए। सारे ऑफिसर और कमिश्नर साहब का तो अभी और डेवलपमेंट करने का तुमने नई जिम्मेदारी जो बोले, वो भी जिम्मेदारी करने के अंदर कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि महानगर पालिका हद में हमको, मैं 100 करोड़ रुपए का एक मुझे हॉस्टल और एक स्कूल बनाना है माइनॉरिटी का, वो पैसे मैं मार्च में दूंगा, उसको युद्ध पातली पे आपका प्रस्ताव प्रपोजल मेरे पास जो आ जाएगा, ये दोनों प्रपोजल उसको भी दिया जाएगा। यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, आपका भी जो प्रपोजल रहेगा जो माइनॉरिटी के एरिया के विकास के लिए, वहाँ की कब्रस्तानें, वहाँ की शादी खाना, वहाँ के रास्ते, ड्रेनेज लाइन, उसको भी पैसा दूंगा स्पेशल, क्योंकि ये 2 शहरों से शहर का नाम पहले औरंगाबाद था, अब संभाजीनगर बनाया, उसके पहले लोग बोलते खड़की था, उसके क्या क्या बताते भैया, मुझे तो इतना मालूम नहीं, जो बोलते अपन ने हाउ समझना, जो अल्लाह मियां ने आज का जो हमारा कानून हमने बनाए उसके लिए आप मानो या मानो ना मानो, इम्तियाज जलील साहब, मैं नहीं मानूंगा। अरे मैंने पूछा किसने तुमको? एक आदमी बोला, हम थे और एक दोस्त था वो हमारे सभागार में चल रहा है, वो बोले मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम बोलती, पूछा कि नहीं भैया क्यों वातावरण खराब कर रहा, आपको ख्याल है? एक ऐसे दोस्त था अपना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बात करके फायदा क्या है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। वोटिंग लास्ट में यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया है, वो यहाँ का जो कानून बनाया है, वो मेजॉरिटी इज लॉ, जो मेजॉरिटी में जो फैसले लिए जाएंगे वो कानून बनेगा। और आपकी मेजॉरिटी आने के लिए मैंने उनको बोला कि 200 साल अभी और लगेंगे, बराबर, और 100 सिलक बढ़ा दिए उन्होंने। आप उनको लगता है कि जो अभी जनता कम हो रही है, जो 2 और 3 के बीच में अपने लिए वो 2 और 3 का कानून तुम्हारे मेरे लिए, इनके लिए नहीं है। मतलब हमको क्या चुनाव लड़ना पड़ता, तीसरा आपत्ति आ गया, कैसा लफड़ा, तो बाकी लोगों के लिए नहीं, हमको अगर राजकारण करना है, हमारे देश ने जो कानून बताया उसका हमने अमल नहीं कर। ये देश में देखो, सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़े, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक चला, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहाँ मंदिर बनेगा। सारे मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने 1 मिनट में बोले ठीक है, जो फैसला हम अनाज खाते हैं, हम, हमारे देश का कानून है, हमारे देश में जो सरकार है, और सरकार के बाद में कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा सुप्रीमो है वो, तो सुप्रीमो के कोर्ट का हमने मान सम्मान किया। और अब बाकी चीजें यहाँ बोलने की नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां भी राजकारण करते हैं, बरोबर है प्रदीप जी, वहां राजकारण नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया खत्म, हमारी लड़ाई हम कहां तक लड़ेंगे, कहां तक आवाज पहुंचेगी, कोर्ट तक, और कोर्ट तक आवाज पहुंच गई, लोगों ने, वो भी अवाम ने जो आसानी के साथ, यहाँ जो हमारा नुकसान, बहुत लोगों को डर था उस वक्त, मैं भी धुलिया जिले का पालक मंत्री था, मैं धुलिया जिले में बहुत सेंसिटिव जिला, मैंने वहाँ के जितने कलाकार थे सबकी मीटिंग लिया, तो बोला कलाकार, मैं बोला कोर्ट का फैसला कोई भी आएगा, इस शहर में कोई शांति के संगत, अमन के संगत, वो उसको स्वीकार कर। दुनिया में क्या बहुत सेंसिटिव था, थोड़ी सी बात हो गई तो वो नहीं हुआ। मैं इसलिए कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है बुरा है, सुप्रीमो है,
हमारा सुप्रीम कोर्ट का अच्छा ही बोलना चाहिए, उसको बुरा बोलने का किसको हक ही नहीं है। मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे दुआ की दरख्वास्त बोलने के लिए। मंत्री महोदय, इसके आंदोलन के लिए जो जनता ने आंदोलन किया था हजाओं के लिए, उसके ऊपर 2 शब्द बोलिए आप। उनको जेल में डाल देंगे। एक खासदार साहब क्या बोले मुझे, क्या बोले, जितने लोगों ने आंदोलन करे उनके जितने केसेस है वो वापस ले लो। वो ले लेंगे, और क्या करेंगे फिर, दूसरा क्या कर सकते हैं। 12 दिन आंदोलन चला था, उसके बाद अरे जब 40 साल अभी बताए, आप नहीं समझे मामू, बैठो मैं बताता आपको। जब नाना जैसे सीनियर नाना हरिभाऊ बागड़े साहब ने बताया कि प्राइम, जबकि राष्ट्रपति जी उन्होंने जो किए इसको 40 साल लगे, तुमने 7 दिन के अंदर ही खेल खत्म। तो ये जो है 40 साल लगे, उन्होंने बोले, मैंने बोला क्या कि मैंने नाना को बोला, नाना ऐसा बोलो, 40 साल पहले यहीं कुदाली मारे गई, यहीं टिकास मारे गए, यहीं भूमि पूजन हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन आपके वजह से हो गया। अब मैं एक जीआर निकलता, क्या नाम है आपका? हजाओं निर्माण संघर्ष समिति है। ये इम्तियाज जलील ने इतने लोगों को कान में मंत्र दे के रखा है कि हर आदमी जब फोटो कान में वही बोला, धक्के क्यों मार रहा है ये था। वो पुलिस कमिश्नर बोला ये कौन है, मैं बोला फोटो वाला है हमारे पुलिस कमिश्नर। लेकिन आपने अच्छा काम करे, आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन हंसी मजाक भी करना चाहिए ना। तो मैंने उधार बेचा, सही हो ना, हंसते खेलते, क्योंकि अपना सब रिमोट कंट्रोल ऊपर है, नीचे मैंने कितना भी बोला ना, अल्लाह मैंने नहीं बोला तो क्या होगा, अल्लाह मैंने हाँ बोला। जब मैं एक हाथ गाड़ी लौटने वाला यहाँ तक पहुंच सकता, तो तुम तो और जगह पर इनके खिलाफ मत खड़ो हो। इम्तियाज जलील इनको लोकसभा तो लड़ना नहीं आपके खिलाफ। अच्छा लाइन में, हाँ लाइन में, तो इसलिए नाम लेने का बता। मैं तो यार पहले ग्राम पंचायत सदस्य बना, बगैर नाम के बन गया। ग्राम पंचायत 1982 से अभी तक अतिक्रमण है मेरा वहाँ 82। तो ये सारी जो चीजें है, ये सब करने से पहले कुछ चीजें ऐसी रहती है कि अमन और शांति भी रखो। अल्लाह ताला से हम जो अभी कई लोग हैं यहाँ, वो दिखते ही नहीं, लेकिन जो मांगते रात में वो उनका ही काम हो जाता। बहुत लोग हैं कि ताज्जुद की नमाज के बाद से लगे जो शुरू होते हैं वो, तो बस उनकी दुआओं का असर है, और वो नहीं दिखने वाली है। इसलिए अपन सिर्फ पुढ़ारी दिखते हैं, लीडर दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वहाँ जो तारत खाने, वजू खाने, वहाँ से साफ सफाई करके कब निकलते दिखते भी नहीं, बंद करके जाते हैं। वो भी लोग देखे हमने, वो बहुत बड़ा है उनका मर्तबा, उनको अपन कुछ बोल नहीं सकते, पर बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन आपने अच्छा संघर्ष करें और आके मेरे सामने बैठे। अब अगली बारी को हमारी पार्टी से टिकट लेना है तो फिर मेरे तरफ आना, ना तो उधर जाना। तो क्या नाम है इनको पसंद है क्या? इम्तियाज जलील साहब के पास जाना, पतंग कटी पतंग लेना है उधर जाओ, धनुष्यबाण लेना है इधर आओ, और अगर सब प्यार और मोहब्बत करना है तो कमिश्नर साहब के पास जाओ, बहुत अच्छा है। और पंजे का है तो वजाद मिर्जा, क्योंकि आपको कौन कहाँ जाएगा कुछ समझ रहा ही नहीं। अभी बहुत बारिश है नहीं, और ये जो बारिश रहती है बहुत आती है, मैं कोई किसका कहाँ सुन रहा, किसका कहाँ सुन रहा, बस चल रहा। अच्छा इम्तियाज जलील को भी मैं एक बार बोला था, ऑफर दिया था, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज बनी नहीं, तुमको ख्याल है? तो अपना क्या है, सब तरफ लाइन क्लियर है, कोई सवाल नहीं है। जो अल्लाह मियाँ का बंदा है वो अपना है, और जो खुद को बहुत बड़ा बलवान समझता है, जल जलाल तो आए वाला कुत्ता। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना लंबा सफर करके कई लोग आए यहाँ। मैं और जो भी काम जहाँ भी कुछ, अब यहाँ जो है, यहाँ जिस चीज की, ये जो मेरे पास एक आई सबसे बड़ा जो है मामला, वो 80,000 रुपए का जो डिफरेंस है, वो कौन लेता है, एजेंट लेता है या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गलती है, उसको भी सुधारा जाएगा। और यहाँ का एयरपोर्ट जो है, वो बहुत बड़ी बात बोले कि यहाँ का एयरपोर्ट की जो धाव पट्टी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। कमिश्नर साहब को, कलेक्टर, अपन सब बैठ के वो भी सरकार के पास प्रपोजल देना पड़ेगा, ताकि हमारे शहर में, हमारा ये मराठवाड़ी की राजधानी है, यहाँ बहुत चीजें की अभी भी कमी है, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। अब आगे के लिए मैं ये कार्यक्रम के लिए हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ हैं, जिन्होंने ये करे, सिर्फ जाने से पहले काजी साहब आइए और तहसीलदार दोनों,
तुम दोनों जाने से पहले यहाँ ऑर्डर दे के जाना। कल से यहाँ नमाज पढ़ाने वाले मौजन से लेके अजान देने वाले से लेके तो नमाज पढ़ाने वाले तक, उस संडास बाथरूम वहाँ तारत खाने से वजू खाने से सबकी जिम्मेदारी दे के जाना। नहीं तो उद्घाटन करना बहुत आसान है, सवेरे से उसकी अमल बजानी नहीं हुई तो उसके लिए पॉलिसी तुम्हारे किसी में से पैसा देना नहीं, पैसा पूरा मैं दूंगा मतलब। लेकिन वो चीज बहुत जरूरी है, नहीं तो हमने उद्घाटन कर दिए कल कुछ नहीं रहा, लोग बोलेंगे यहाँ आप काफी इधर के जो हमारे लोग हैं, यहाँ एक कोर्ट भी रहेगा, वो कोर्ट के भी अंदर आने वाले लोग हज के जो जिनके रिलेशन है वो भी आएंगे, लेकिन बाजू के जो बस्ती वाले नमाज के लिए आएंगे। एक अच्छी मस्जिद हमने ऊपर तामीर की है, इतनी अच्छी बनाई खूबसूरत, मैं जाके देखा हूँ वहाँ। तो वहाँ लेडीज का भी जो हज के टाइम पे लेडीज की जरूरत रहेगी, अभी तो कुछ ये नहीं है, लेकिन यहाँ उनका दोनों का जो इंतजाम जाने से पहले, बम्बई जाने से पहले यहाँ उसकी GR की कॉपी दे के जाना, यहाँ पैसे का नियोजन करके जाना, यहाँ उसको कितना खर्चा लगेगा, महीने को कितना लगेगा, साल को कितना लगेगा, वो बजट करेंगे। लेकिन आज यहाँ से जाने से पहले वहाँ उसकी साफ सफाई, अजान से लेके नमाज से लेके तो पूरी हाजियों की जो जो जरूरतें रहती है वो पूरी करने का काम हम यहाँ से करके देंगे। नहीं करे तो आजकल मोबाइल है, कोई ना कोई जब भी देख लेंगे, अब जल्दी से देख लेंगे। ना तो नज्जा तू रहता क्या, इसको इंचार्ज बना दिया नजीर को, हेलो खासदार साहब, हेलो खासदार साहब, ये नहीं, ये जानना कोई करेगा फोन पूरा नजीर बोलो ना, नहीं पर तेरा लड़का अच्छा है, उसको रहना तेरे लड़के को यहाँ दे सकते हैं अपना डेपुटेशन पे। डेपुटेशन पे कब तक, नमाज का यहाँ रेगुलर है तक। ऐसे ही समीर, यहाँ जो अपने पास के 2 मौलाना पहले यहाँ आज जाते समय यहाँ रख के जाना नमाज वाले, जब तक अब परमानेंट वो जो अभी गए हैं, मुझे लगता है आप लोग बैठ के उसके अंदर कोई अच्छा आदमी होना, यहाँ कोई राजकारणी नहीं होना, यहाँ सिर्फ अल्लाह के संगत जिसको इबादत करना है उतना ही नमाज पढ़ाने वाला होना, वही अजान देने वाला, वही साफ सफाई करने वाला होना, ये बहुत बड़ी बात है। उद्घाटन करना ये बड़ी बात नहीं है। ये नीचे कैंटीन जो है, वो कैंटीन वाले ने भी जो उसके रेट है वो भी जो आम लोगों को उनकी जो पॉकेट का मनी है, जो इनकम है, उसके हिसाब से ही वहाँ के रेट रखना पड़ेगा। बड़ी कैंटीन बनाए हमने, आप अगर कैंटीन में देखेंगे ना, वो कैंटीन का एरिया मेरे हिसाब से 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का है। सब अच्छा बनाए हुए, लेडीज के लिए अलग है, जिसके लिए उनका जो जहाँ भी जो भी फॉर्मेलिटीज रहती है, हज की होंगी या उम्रे की होंगी, जो भी रहती है वो जहाँ जो चीजें होंगी ये कंटिन्यू यहाँ से करने के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी हमारा डिपार्टमेंट करेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम है कि ये जो इतनी अच्छी आलीशान जो हज हाउस बनाए, इसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। मुझे हज कमेटी के जो हमारे सदर हैं उनके साथ मेरी नाराजगी वहाँ हुई थी, क्योंकि नागपुर का जो वहाँ की साफ सफाई मैंने देखा, जहाँ हमारा प्रोग्राम था, वो देखने के बाद में मैं बोला अपने हज हाउस का वो हाल नहीं होना, इसके लिए मैं ये चीज करके देने वाला है। यहाँ साफ सफाई इतनी होना, अपना खुद का घर, अपना जो खुद का बेडरूम से लेके तो किचन रूम से लेके डाइनिंग से लेके तो बैठक का हॉल जितना साफ रहता है उतना हमारा ये एरिया साफ रहना चाहिए, ताकि लोगों के दिल भी साफ रहेंगे। नहीं तो बस कोई भी हो, यहाँ की सिक्योरिटी वाले 8-8 घंटे के 3-3 8-24 3-3 घंटे के 3-3 लोग 4-4 लोगों की ड्यूटी लगाओ कि 4 लोगों ने वहाँ। और जब यहाँ वो हज का जब शुरू होगा मामला, तो तब तुम्हारी लेडीज एक सिक्योरिटी भी लगाना, लेडीज के लेडीज रखेंगे, जेंट्स के जेंट्स रखेंगे, ताकि यहाँ का ये जो सारा ये जो चीजें ये आज हमारी है, अब कल ये हज हाउस वालों के हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ कोई पॉलिटिकल नहीं होगा, यहाँ इम्तियाज जलील साहब को भी, सत्तार को भी परमिशन नहीं मिलेगी। इनको बोल दे रहा मैं बाद में, ऐसा नहीं होना मेरे जाने के बाद। मैं बता दे रहा आपको, कोई भी राजकीय पुढ़ारी, कोई भी राजकीय पार्टी, कोई भी राजकारण करने का ये अड्डा नहीं रहेगा। ये सिर्फ वहाँ ही बस हज के हिसाब से, उम्रे के हिसाब से जो हमारी कौम के जो जिम्मेदार आएंगे उतने ही हिसाब से वो जो लोग यहाँ मालूमात देने वाले उतने लोग रहेंगे। अगर राजकारण का अड्डा हो गया तो यहाँ पार्टियां बहुत है, महाराष्ट्र में नहीं देश भर में, वो नहीं बनना चाहिए। उसके लिए मैं मेरे डिपार्टमेंट से GR निकलने वाला है, कानून बनाने वाला है, और वो 5 तारीख को कानून बन जाएगा। वजह अपनों को 5 तारीख के दिन मैं वो कानून बना देने वाला है।
5 तारीख के दिन सिग्नेचर करके मैं विदेश जाने वाला है, ताकि यहाँ कैसा रहेगा इसका नियम वो जो रहती है ना आचार संहिता, तो ये अल्लाह में की आचार संहिता यहाँ रहेगी, बस किसके लिए रहेंगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कड़ू बातें जो इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में अगर होगा कि यहाँ आएंगे, यहाँ मीटिंग लेंगे, यहाँ कैसी रहेंगी अपनी पार्टी, कैसी रहेंगी, यहाँ से चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, यहाँ सिर्फ अल्लाह मियाँ की पार्टी चलेंगी। मैं बता दे रहा, इसके दिमाग में होगा, कई दिल में होगा तो वो निकाल दो। मैं यहाँ कोई लीडर बोल के या मंत्री बोल के नहीं बोल रहा, मैं भी एक कौम का जिम्मेदार, जो भी अल्लाह ताला ने मुझे काम करने की, जो मेरी सिग्नेचर में जो ताकत है आज, उसके लिए ये कानून बनाया जाएगा कि यहाँ कोई पार्टी का कोई ये नहीं, धार्मिक भावनाएं भी यहाँ से बहुत अच्छी होगी। इम्तियाज जलील साहब, प्रदीप जी, यहाँ से धार्मिक भावनाओं के अंदर भी कहीं किसी धर्म को, कोई जात के ऊपर भी, यहाँ एक बात भी उनके अच्छाई में, उनके सच्चाई में, यहाँ इस्लाम का तौर तरीके के हिसाब से हमारे यहाँ मुसलमानों का हज हौज भी रहा, तो यहाँ की जितने एक्टिविटीज है ये देश के हित में रहेंगी, राज्य के हित में रहेंगी और अवाम के हित में रहेंगी। अमन और शांति का सबसे बड़ा काम कोई होगा तो यही है, यहाँ से ही जाने वाला संदेश है। इसके लिए ये चीज़ मैं थोड़ा बोलने में अगर मेरी गलती भी होंगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोई भी हिसाब से ये जो महाराष्ट्र सरकार का एक इतना अच्छा हज हाउस बना है, तो उसको सरकार ने जो हमको मदद की है, सरकार ने जगह दी, सरकार ने पैसा दी, सरकार ने बना के दी, उसका इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। हमारा राजकारण का कोई पार्ट नहीं, यहाँ निवडणूक का कोई पार्ट नहीं रहेगा, कोई पार्टी का नहीं रहेगा। मैं मेरी पार्टी होगी या चाहे इम्तियाज जलील साहब की होंगी या हमारे मिर्ज़ा साहब की होंगी, लेकिन यहाँ जो है इतना प्रोटोकॉल हमको पालना पड़ेगा और इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा। देखो काम बहुत छोटा रहता है, लेकिन बदनामी करने वाले मौत पब्लिसिटी बोलते ना, वो एक बार हो गई तो अभी देखो शहर में इम्तियाज जलील साहब ने एक मीटिंग में बताया कि हाँ वो बटन वाले कुछ तो भी वो बच्चे नशा कर रहे हैं, तो वैसे भी आदमी को अंदर आने नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं पुलिस कमिश्नर से हमने बात की है, पुलिस कमिश्नर होंगे, बाकी हमारे कौम के जिम्मेदार होंगे, हिंदू भाइयों के कौम के उनके जिम्मेदार होंगे, सबों ने हर चीज़ से इस शहर में जो ये नशे के बारे में कुछ अफवाहें चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए तुम्हारी भी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है कमिश्नर साहब, वहाँ भी तुमको एडिशनल सोचना पड़ेगा। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे जो बताया था, मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि यहाँ जो चीज़ क्या बटन कुछ तो भी बताया भाई, मुझे क्या उसका आइडिया नहीं है। बटन वो एक नया कुछ तो भी बटन निकला है, वो स्टोर पे मिलता है, वहाँ से लोग बच्चे फिर वो एक बार नशे में रहा तो उसको सामने कुछ भी नहीं दिखता। वो भी चीज़ के ऊपर हमको बारीकी से गौर करना पड़ेगी। यहाँ की सिक्योरिटी देते समय सिक्योरिटी के जो यहाँ सिक्योरिटी के ऑफिसर रहेंगे वो भी नमाज रोजे के पाबंद होना चाहिए। वो अगर पाबंद रहे तो सारी चीज़ हमारी यहाँ अमन और शांति रहेगी। ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ मुझे मालूम है कि इसका क्या मतलब निकलने वाला है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा इदारा हमारे पास, और जो भी कमी होंगी यहाँ, चाहे वो सिड़कों का प्रपोजल होगा या अपने डिपार्टमेंट का होगा, नहीं तो सिड़कों को छोड़ दो, अब सिड़कों से हैंडओवर कर लिया हमने, अब हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए साल को जितना पैसा खर्चा लगता वो सारा महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देगा। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, देवेंद्र जी का और अजीत दादा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज को न्याय देते समय बहुत झुकता माप दिया। अजीत दादा के पास हमारी तिजोरी है, लेकिन उन्होंने भी जो काम किया है वो काम इससे पहले भी मंत्रिमंडल में थी, जब नहीं किया उतना काम अजीत दादा ने किया, उतना ही काम देवेंद्र जी ने किया, उतना ही काम हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। कम से कम उनको दुआएं जरूर देना। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है कि वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बस हर एक कोई भी जात का, कोई भी कौम का, कोई भी धर्म का आदमी होगा, वो अगर हमारे समाज का, हमारी कौम को मदद करता है तो उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। और जो काम अभी रहे, मैं अपने जिम्मेदारों से यही बोलूँगा कि मैं आने वाले मार्च के पहले आप लोगों के पूरा तो काम एकदम नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो और एक सोच रहा हूँ इम्तियाज जलील साहब कि जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारा जिला नियोजन का बजट रहता है, वो बजट के अंदर अगर डीपीसी अपन कभी उसमें 15% संख्या के हिसाब से टोटल बजट के 15% अगर जिले के अंदर वो जिले के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पे अगर खर्चा करे तो सबसे बड़ा काम हो जाएगा। वो मंत्रिमंडल में मैं लाता हूँ
ठीक है, उसके लिए क्या होगा नहीं होगा, कितने मिलेंगे, लेकिन हमारा ये शहर है, हमारा ये जिला है, ये जिले का बजट है 600 करोड़ रुपए का। 600 करोड़ के 15% बोले तो लगाओ कितना पैसा होता है, और हर साल मिलेगा। ये अगर हमने कर दिए प्रोविजन, तुम भी जरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के यहाँ जितने लोग रहते हैं, हम भी टैक्स देते होंगे ना, तुमने बोले जो टैक्स देता उसका भी विकास करूंगा, ऐसा कैसे चलेगा? हमारा भी करो यार। हमने जो छोटे छोटे झोपड़े में रहते वो इम्तियाज जलील का घर का, तो उनका क्या होगा? तुम फ्लाइट जाओ, इनको फ्लाइट चालू करना है, इनकी जा रही है नहीं, अपने पास तो ऐसी है, इधर से फोन करेंगे उधर से आ जाती है। हम लोगों को फ्लाइट का कोई तानी नहीं है, इधर से फोन करो उधर से स्टार्ट रेडी चले जाओ। तो वो भी हमको करना है, इतना ही। मैं कुछ अगर बस हो गया, अगले टर्म का भी हो गया। हाँ, अगले टर्म का भी पहली बार चांस मिला। अरे तो हमारे गांव का एक दुश्मन है, तो भंगार वालों को छोड़ते नहीं। इसके दोस्त एक दिन लागे मेरे को बोले अपनी भंगार का दुकान का उद्घाटन, मैं चल भाई। और जब वहाँ खड़े हुए पूरे मुसलमान, अच्छा सरदार बनाए, तुम देखेंगे। केनेकर जो है ना, मेरा दोस्त है, बचपने से दोस्त है। अंदर की बात है कि जब विधान परिषद में मैं गया, बहुत लोगों ने मुझे साथ दिया। गोपीनाथ राव मुंडे साहब आज हमारे बीच में नहीं है, पर मैं पहला आमदार बना, तो वो शख्स ने मुझे उस वक्त भी मुझे मदद किया, और मैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मदद जरूर थी। गोपीनाथ राव जी मुंडे कोई अंदाज लगा नहीं सकता। प्रदीप जी कैसा जमालते अपन। अभी कल मुझे 2 वोट कम पड़ रहे थे, एक आदमी गड़बड़ कर रहा, मैंने प्रदीप जी को बोला, 2 भेज दिए उन्होंने। हमारे का इलेक्शन बोला मैं यूँ करूंगा, तो बोला कुछ नहीं करेगा। मैंने हेलो बोला इनको, इन्होंने बोले अनिल जायसवाल को, बादशाह पटेल फ्री। तो ऐसा जमा लेता मैं, किसको कहाँ जोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया हज हाउस का। आज यहाँ जो इब्तदा हो गई, उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, लोगों के लिए अब खोला गया, इसका अच्छा इस्तेमाल करो। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।